दोस्तों यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर करीब कंप्लीट किए थे। ये बायोलॉजी के कुछ चैप्टर हैं जो जनरल साइंस के हैं। सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ARO है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, हरियाणा है या और भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एसएससी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। करीब 60% क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 60% क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज होता है। यहाँ से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके P/Q से रिवाइज होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ इसको स्किप करना मत भूलेगा। और बार बार मैं एक बार कहता आता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप P/Q लगाइए और आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। जितने भी ऑप्शन दें उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप अपनी एक्यूरेसी को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इनको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका टिश्यू और ऑर्गन से रिलेटेड है ये टॉपिक। क्या है? एटीपी है। एटीपी जो होता है दोस्तों वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक तरीके का हाई एनर्जी देने वाले फास्फेट बंध का एक अणु है। सो सी इज़ द राइट आंसर। एटीपी का जो पूर्ण रूप है हमने बताया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यह जीवों में हो रही अनेक रासायनिक यानी कि जो केमिकल प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें एडिनिन, राइबोस और 3 फास्फेट वर्ग होते हैं। कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका विशेष महत्व होता है। एटीपी जो है सेल्स के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है दोस्तों, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सबको पता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये क्वेश्चन आते हैं कितनी बार, आरओ में क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 2 तरह की कोशिका होती हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक में, जिसका मुख्य कार्य है श्वसन क्रिया को संपादित करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से, यानी भोजन जो है विखंडित होता है, टूट जाता है, ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है, जो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट के रूप में क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। वहीं राइबोसोम तथा गोलाकार डीएनए पाया जाता है। किडनी मानव शरीर का प्रमुख, यानी कि जो और क्वेश्चन है उसकी बात करिए, उत्सर्जी भंग होता है, यानी कि अंग होता है ना कि भंग। इसका मुख्य कार्य रुधिर को, यानी कि ब्लड को छानकर अनावश्यक अननेसेसरी जो रेसिडुअल पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। साथ ही यह रुधिर के परासरणीय दाब तथा उसकी मात्रा का नियमन भी करता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। कौन? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण के निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की जो भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन को संश्लेषित करने में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अंतःप्रद्रवी जालिका तथा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका की होती है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। जो राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन की संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिका जो होती हैं उनके विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल ए विवादास्पद सोर्स है स्टेम कोशिकाओं का? ये दोस्तों है अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न, यानी कि जो बोन मैरो होता है उससे जो प्रोड्यूस स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो क्या है? बायोएथिकल अविवादास्पद सोर्स है। स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं दोस्तों जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए शोध के आधार पर स्टेम कोशिका का भ्रूण वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांश स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, परंतु वर्तमान में इनके वैकल्पिक शोध की तलाश कर ली है, जैसे गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के सोर्स हैं। यानी कि जो गर्भनाल का ब्लड है, दांत है, वहाँ से भी ये पाई जाती हैं, वहाँ भी ये मिलती हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों?
ये स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, स्टेम कोशिकाएं होती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के मामले में दोस्तों, क्योंकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्नताएं इसलिए हैं कि पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रस धमनियाँ होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादप कोशिका में ऊर्जा जो है स्टार्च के रूप में एकत्रित रहती है, स्टोर हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लिवर कोशिकाओं की रचना की? ये थे जापान के दोस्त। विश्व में प्रथम बार जापान के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लिवर कोशिकाओं की रचना करने में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रीक्यूरेटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। देखो प्रीक्यूरेटिक कोशिकाओं में जो प्रीक्यूरेटिक हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। क्या है? केंद्रक नहीं होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, जैसे मैंने बताया प्रीक्यूरेटिक और यूकैरियोटिक। और जो प्रीक्यूरेटिक होती हैं उनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, बाकी आप देखते हैं इनके गुणसूत्रों में स्टोन एक प्रोटीन होता है, उसका अभाव होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है। जीवाणु हो गया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, हरे नीले शैवाल आदि। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? ये प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण स्थल या प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम प्रोक्यूरेटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इनकी जानकारी पैलेड ने वर्ष 1955 में दी थी। राइबोसोम का निर्माण केंद्र का न्यूक्लियस के द्वारा होता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रीक्यूरेटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान मीजोम होते हैं। क्या है? मीजोम पाए जाते हैं, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। रिपीटिशन आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, सो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? यह दोस्तों प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है? झिल्ली नहीं होती है। यह राइबोसोम में नहीं होती है। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं की कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी प्रोटीन निर्माण करते हैं ये, और ये संदेश धारक राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। इसके आवरण में झिल्ली नहीं होती है। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है जल, क्योंकि जीव द्रव को कोशिका द्रव भी कहते हैं। जीव द्रव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जल की मात्रा होती है लगभग 80%, प्रोटीन 15%, फिर होती है वसाएं 3% और कार्बोहाइड्रेट 1%। बाकी अकार्बनिक लवण होते हैं 1% के आसपास। लाइसोसोम बनता है दोस्तों कहाँ? गोल्गी काय में। तो लाइसोसोम द्वारा कभी कभी स्वयं की कोशिका का पाचन करके उसको नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए कई बार इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को दोस्तों। इसका निर्माण गोल्गी काय से होता है। इसकी खोज डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने की थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में दोस्तों डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम में डीएनए होता है 40%, आरएनए होता है करीब 1.5%, हिस्टोन होता है 50% और नॉन हिस्टोन होता है 8.5%। ये सभी पाए जाते हैं। स्तनधारियों में लैडिंग कोशिका पाया जाता है। कहाँ पे? वृषण में।
टेस्टिस में पाए जाते हैं। यहाँ पर वृषण में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहित अन्य पुरुष हार्मोन के उचित स्तर को बनाए रखने में लैडिंग कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। किस मामले में भिन्न है? ये अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, अस्पष्ट झिल्ली के कारण प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न है। यूकैरियोटिकों में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जन्म के बाद मानव के केश ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? ये मस्तिष्क की सूचना का देने का आदान प्रदान विश्लेषण करने का कार्य करते हैं। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोश के विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो तंत्रिका क्या हो गया? तंत्र। देखो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है दोस्तों? ह्यूमन फिजियोलॉजी। देख रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटेशन होता है और उनके जो ऑप्शंस हैं उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको बराबर इनको पढ़ते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बहुत सिंपल है। ये पित्त जो है लिवर में बनता है। किसमें? यकृत में। पित्त एक हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है, जिसका स्राव जो है जिसका जो स्रोत है वो है यकृत यानी कि लिवर। इसमें जल पित्तालय यानी कि बाइल एसिड होता है तथा अन्य अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। यह प्रत्यक्ष किसी पोषक तत्व को विखंडित नहीं कर पाता। यह आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है दोस्तों। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ये देखो, वसा का पायसीकरण करना। बहुत सिंपल है, यानी कि ये लिवर नामक सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की यकृत है लिवर, जो पित्त का निर्माण करती है। पित्त का बनता है लिवर में, यकृत में। पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है, क्योंकि डाइजेशन में पित्त का बहुत बड़ा काम होता है। यह एक तरह का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। इसका कार्य भोजन में वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ द फैट या पायसीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? देखो, इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। यकृत कोशिकाएं यानी लिवर कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार की रस का श्रावण करती हैं, जिससे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। वो कहेगा कि जी अम्लीय होता है? नहीं जी। तथा ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है और उसके बाद अग्नाशयी रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों को अपघटन कर सकें, यह वसा के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यानी कि अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो ग्लाइकोजन में वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी लिवर में, यकृत में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? लिवर में। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि बोल ली जाती है। शरीर में विटामिन ए तथा अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित संचित रहता है। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल के नाइट्रोजनी भाग तथा रुधिर के अमोनिया आदि को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। यकृत तथा प्लिया की कोशिकाएं टूटे फूटे निरर्थक रुधिराणुओं का विखंडन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो यह दोस्तों सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। ठीक। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। रेनिन दूध के वियोजन को, जो रेनिन है वो दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन, ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। याद रखना दोस्तों, ये आते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक परिवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है या उसको चूमती है? यह ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है, जिससे प्रसव और स्तनपान सहज होता है। यह कामोन्माद, युग्म संयोजन, चिंता, विश्वास, प्रेम और मातृ व्यवहारों सहित विभिन्न व्यवहारों में ऑक्सीटोसिन की भूमिका की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उसके कार्य। देखो, इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा, जो रक्त में ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका नियंत्रण करना। मेलाटोनिन का काम है निद्रा का नियंत्रण, यानी कि सोने की आपकी क्या नियंत्रण है उसका कंट्रोल।
ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करना। गैस्ट्रिन जो है गलत है, क्योंकि रक्तचाप का नियमन गैस्ट्रिन नहीं करता है। सो डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिन का कार्य उदर में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोज यानी कि पेप्सिन एंजाइम का एक अक्रिय स्वरूप होता है, बोलते हैं पेप्सिनोज, पेप्सिनोज, पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रावण के लिए उद्दीपित पड़ता है। गैस्ट्रिन का श्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है। नियोन जो कम पीएच है इस श्रावण में रुकावट लाता है। ठीक है, बाकी के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो देखो थायरॉक्सिन हार्मोन में, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें क्या होती है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा घेरे हुए पुटक कोशिकाओं में निर्मित होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है, जिसमें से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन युक्त हार्मोन देखो ये भी रिलीज हुआ है, थायरॉक्सिन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? यह लैक्रिमल, कौन सी, लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि एक जोड़ी बादाम के आकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो आंखों के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। इसमें 3 प्रकार के अश्रु उत्सर्जित हैं। बेसल, यह सामान्य तरलता का कार्य करता है। रिफ्लेक्स, यह भारी धूलकण, तेज हवा, तेज बिजली आदि के कारण होते हैं। इमोशनल, यह तनाव और भावनाओं से जुड़ी होती है। सेक्रेटिन है एक तरीके का हार्मोन, ऊपर देखा था हमने। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो आंत इंटेस्टाइन से स्रावित होता है। यह अग्नाशय यानी कि अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। ठीक है, किसको, अग्नाशय, पैंक्रियाज को दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? रेशम ग्रंथि ये लार ग्रंथि का है दोस्तों। रेशम ग्रंथियाँ लार ग्रंथियों के रूपांतरित रूप हैं। विभिन्न प्रजातियों ने लार के विशेष उपयोग विकसित किए। ठीक है, जो पाचन से परे होते हैं। मकड़ियों और केंचुओं जैसे कुछ संधिपात प्राणी लार ग्रंथियों से धागा बनाते हैं। देखा है ना कि मकड़ी और केंचुआ होता है तो उनकी वो लार ग्रंथियाँ होती हैं। केंचुआ जब जाता है मिट्टी में तो एक तरीके से क्या बनाता है, वो उस तरीके से संधिपात जैसी चीज़ें मतलब चलती है। जैसे मकड़ी का जाला बनता है वो भी लार ग्रंथियों का ही धागा होता है। इंसुलिन है दोस्तों, इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग, जिसकी लैंगर हैंस की दीपिकाओं का बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, क्या है, हार्मोन। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। यानी कि ये कम रिलीज होता है, कम अगर उसका श्रावण होता है तो ये क्या होता है, डायबिटीज नामक बीमारी बन जाती है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है तो वो सेल्स में काम नहीं आता, तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये होता है ऑक्सीटोसिन। एक प्रकार का पिट्यूटरी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर दूध उतारने में सहायक है। इसका उपयोग गाय एवं भैंस के थनों से दूध निकालने से करते हैं। एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से लैंगरहैंस की दीपिका से निकलता है। सोमेटो की बात करें, सोमेटोट्रोपिन ये वृद्धि हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? यह एड्रिनल मेडुला। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। इसे बोलते हैं 3 फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? रेनिन। रेनिन है वो दूध के पाचन में क्या है, सहयोगी है। जैसे जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। जैसे HCl अम्ल सक्रिय रेनिन के रूप में बदलता है। रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करना है, जिससे उसके प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सकें दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ये ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है, एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों के गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन कहते हैं। क्रेटिन एक प्रोटीन है जो बालों, त्वचा और नाखून का निर्माण करता है। फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन या थक्का बढ़ाने का कार्य करता है। कोलेजन एक कार्बनिक यौगिक है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक तरीके का हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है जिसका उत्पादन अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनावस्था से लेकर रजोनवृद्धि की आयु तक होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। वहीं बात करें प्रोजेस्टेरोन। देखो, प्रोजेस्टेरोन जो होता है दोस्तों, ये गर्भाशय होता है महिला में। टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, ये होता है अंडाशय जो पुरुष में है। थायरॉक्सिन होता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि में, और इंसुलिन होता है दोस्तों अग्नाशय में। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि अंडाशय मादा के उदरगुहा में स्थित है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। यह स्तन के विकास एवं दूध ग्रंथियों का सक्रिय होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन मुख्यतः अमीनो अम्ल जिसमें 65% आयोडीन होता है उससे बना होता है दोस्तों। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? ये होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यह कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। एड्रेनलिन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाली हाव भाव एड्रेनलिन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो हाव भाव है एड्रेनलिन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एड्रेनलिन को 3F फियर, फाइट और फ्लाइट कहते हैं। इसे दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी इम्पोर्टेंसी खो देंगे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से अंडा से उत्पन्न होता है। ये अंडाशय से प्रजनन और यौन विकास की मुख्य भूमिका निभाता है। 3 प्रकार होते हैं इसके, एस्ट्रोन, एस्ट्रोडायोल और एस्ट्रियोल। एस्ट्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये और एंडोस्टेरोन, ये याद रखना। देखो, ये दोनों हैं ह्यूमन, ये है मैन के सेक्स हार्मोन होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कपाल की स्फेनॉइड स्थिति की सेलाट्रेस्का नामक गर्त में स्थित होती है। एक छोटी ग्रंथि है, ये 2 पिंडों से बनती है। थायराइड जो है गर्दन में वायुनाल के अग्रभाग में स्थित द्विपालित एवं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन या थायरॉक्सिन या थाइआयोडोथायरोनिन है। अग्नाशय क्या है? यह मिश्रित ग्रंथि है जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अंतःस्रावी भाग बनाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? यह अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय, पैंक्रियाज अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। अग्नाशय के बहिस्रावी भाग द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है। दोस्तों देख रहे हैं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हार्मोन विषयक जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। ये मानव शरीर के अंदर उपापचयी अवक्रियाओं के उत्पीड़न के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचयी मेटाबॉलिज्म दोनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। देखो ACF RFO को PCS का क्वेश्चन है। हार्मोन जो है पोषक रहित रसायन होते हैं जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनका स्रावण शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। हार्मोन उपापचयी अवक्रियाओं के उत्पीड़न के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? देखो, हार्मोन की जो रासायनिक केमिकल नेचर है वो अमीनो अम्ल उत्पन्न करते हैं, केवल स्टेरॉयड या केवल प्रोटीन? तीनों ही सही है दोस्तों, कि वो स्टेरॉयड, अमीनो अम्ल और प्रोटीन को भी क्या करते हैं?
प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये सामान्यतः प्रोटीन अमीनो अम्लों के रूप में व्युत्पन्न होते हैं जो स्टेरॉयड की भांति कार्य करते हैं। हार्मोन उपापचयी क्रियाओं, जनन, वृद्धि, विकास, रुधिर दाब तथा रुधिर में जल की मात्रा आदि का निर्धारण करते हैं। फाइब्रोनोजिन का संश्लेषण किस में होता है? ये होता है लिवर में होता है। फाइब्रोनोजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। इसका संश्लेषण लिवर में होता है। थ्रोम्बिन द्वारा यह फाइब्रिन में बदल दिया जाता है जो रक्त के जमने में सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लिवर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लिवर है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। अब 2 ग्रंथि होती है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है कहाँ पे? यकृत में, लिवर में। कहाँ पे? यकृत, लिवर में। ठीक, अनावश्यक अमीनो अम्ल का यकृत यूरिया में बदलता है, अर्थात मानव शरीर में यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। कहाँ पर? यकृत में। यकृत कोशिकाओं में अमीनो तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यह यकृत। कौन है? यकृत दोस्तों। यकृत का उत्सर्जी कार्य भी होता है। यह पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, कुछ ड्रग्स तथा स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पाद तथा कुछ विटामिनों के सर्जक में सहायक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये कौन सी है? एक्सप्लेन करो। अग्नाशय दोस्तों, पैंक्रियाज। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इसमें 9.8% जल, शेष भाग में लवण एंजाइम होते हैं, क्षारीय द्रव होता है, pH 7.5 से 8.3 होता है। कितना? तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई बहुत अच्छी बात है, लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर में जो यकृत है, ग्लूकोज का जो स्तर है कम हो जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाचन तंत्र की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? 90%। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% भाग जल तथा शेष 8 से 10% भाग कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? जो पित्ताशय में होता है वो पत्थर दोस्तों आपके फैट यानी वसा का, किसका? वसा, फैट का। पित्ताशय जो है यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर स्थित होता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। यकृत में उत्पन्न पित्त अर्धपचित भोजन में मौजूद वसा को पायस बनाता है। पित्त जो लवण है तल तनाव का कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। देखो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? बहुत अच्छी बात है, ये होता है आमाशय में। प्रोटीन जो है स्टमक में, मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है आमाशय यानी कि स्टमक, पेट में शुरू होता है। आमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ऑक्सेंटिक ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सिन। इनमें से जो है वो है ट्रिप्सिन, याद रखना। भोजन को ग्रहणी में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, क्योंकि जो हमारा भोजन है वो क्या होता है? अम्लीय, और ये क्षारीय बना देता है। जहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। ठीक, 36 की बात करें।
पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? अभी बात की थी वसा का। किसका करता है? वसा का। आप पढ़ सकते हो एक बार सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ए और आर सही है, बट आर ए को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है दोस्तों, स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, वो नहीं उसको डाइजेस्ट कर सकता। मानव शरीर से में स्टार्च अपघटक एंजाइम ये सब क्या है? पाए जाते हैं, और इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है, अतः कथन और कारण दोनों एक्सप्लेनेशन के लिए सटीक नहीं है। पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है दोनों के द्वारा। कौन कौन? लार में उपस्थित एमाइलेज, एमाइलेज जो है लार में उपस्थित होता है, और पैंक्रिया यानी अग्नाशय में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, कि दोनों जगह एमाइलेज होता है दोस्तों। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग होता है। इसका निर्माण लार ग्रंथियों तथा पैंक्रियाज में होता है। ठीक है, जब पैंक्रियाज में सूजन या बीमारी आ जाती है तो एमाइलेज का स्रावन रक्त में होने लगता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन पेट में जाता है यानी आमाशय में। आमाशय से जठर रस निकलता है और यकृत से निकलने वाले पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, यही भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इनमें से कौन सा लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है? देखो यह है क्लोरीन। लार की एमाइलेज की भोजन में स्टार्च के पाचन में मदद करता है, और क्लोरीन आयन की लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो ये पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। एक और तो सही है, पेप्सिन की उपस्थिति में नहीं होता। पेप्सिन एक क्या है? प्रोटीन है। लिपिड्स के पाचन में पित्त अम्ल तथा लाइपेज मुख्य भूमिका निभाते हैं। पित्त रस ग्रहणी में वसा का एमल्सीकरण करता है, जबकि लाइपेज वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो जिह्वा है, जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। ये जो मीठी का स्वाद है दोस्तों आगे वाले भाग, अग्रभाग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से पीछे वाले से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे का आभास होता है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। इन्हें स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य के भोजन के स्वाद का पता चलता है। उत्सर्जन अंग तंत्र की बात करें, बोमन कैप्सूल पाया जाता है दोस्तों, बताइए। बोमन कैप्सूल दोस्तों किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है किडनी में। बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में पाया जाता है। बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है जो मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्पंदन करता है। ठीक, मदरा से मूत्राधिक होता है, इसका कारण है देखो एडीएच का कम श्रवण होता है, इसलिए रक्तस्राव ज़्यादा होता है, सॉरी मूत्राधिक होता है। एल्कोहल जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को, यानी कि जो एल्कोहल होता है, शराब वगैरह होती है, वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली एंटी डायूरेटिक हार्मोन को जो किडनी द्वारा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, रोक देता है। एल्कोहल जब परिसंचरण तंत्र में एडीएच के स्तर को कम कर देता है तो किडनी जल का अवशोषण कम करती है और अधिक मूत्र विसर्जन करती है दोस्तों, समझ गए। एल्कोहल जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली एंटी डायूरेटिक हार्मोन को जो किडनी द्वारा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, रोक देता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता, बाकी के क्या है? किडनी के कार्य। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोन का श्रवण करना भी इसका काम है। किडनी के कार्य देखो, यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी पीएच का नियंत्रण करता है। यह रक्त के पराशरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रित करता है। वृक्क गुर्दा यानी कि किडनी स्तनधारियों एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूल के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना। वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा कैल्सिट्रॉयल, एरिथ्रोपोएटिन,
हार्मोन्स का श्रावण होता है। देख लो, किडनी जो है दोस्तों कैल्सिट्रियोल और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का श्रावण करती है। ठीक। नेक्स्ट, दोषयुक्त वृक्क यानी जो किडनी है वाले व्यक्ति के लिए अपोहन जिसे बोलते हैं डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें निम्न नियत कौन सा प्रकरण ये होता है? डायलिसिस होती है पराशरण की प्रक्रिया पर। अपोहन का अर्थ है वर्ण करने वाली यानी कि पार्ग में झिल्ली के माध्यम से बड़े और छोटे कणों को अलग करना, और इसको कहते हैं डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और इसकी दो विधियां हैं, पेरिटोनल डायलिसिस और कृत्रिम वृक्क द्वारा शरीर की बाह्य डायलिसिस की जाती है। ठीक। तो ये हो गया आपका किडनी का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है। किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। ये तो एडीएच द्वारा, अभी ऊपर पढ़ा था एडीएच। वृक्क यानी किडनी से मूत्र यानी मात्रा का, टॉयलेट की मात्रा का निस्तारण एडीएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यह वृक्क यानी किडनी की मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही यह रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ देता है और रुधिर दाब बढ़ता है। ठीक है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसके लिए इसे एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? किडनी, गुर्दा। खून में आयरन अणुओं को छानने का काम करता है कौन? किडनी। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है और ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग में फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? दिस इज किडनी, वृक्क। ठीक। नेक्स्ट, मानव का मुख्य नत्रजनी नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद के अंतर्गत अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों आते हैं। मानव, व्हेल, सील एवं दूसरे जंतु यूरियोटैलिक होते हैं, अतः इनका मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? 180 लीटर। किडनी मूत्र बनाने की प्रक्रिया में शरीर की रक्त को छानकर अपशिष्ट को अलग करती है। इस प्रकार रक्त में आयन और एसिड का संतुलन बनाए रखती है। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में लगभग 180 लीटर या शरीर के वजन का लगभग 2 गुना द्रव छानती है दोस्तों। ठीक है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ पढ़िएगा जरूर। मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है कहाँ पे? लिवर में। अर्निथिन चक्र है एक, उसके द्वारा यूरिया का निर्माण लिवर में होता है। इस चक्र में तीनों अमीनो अम्ल का उपयोग होता है, जैसे ऑर्निथिन, सिट्रलिन और अर्जिनिन, जो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है दोस्तों। वृक्क जो है शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है। शरीर द्रव्य को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखता है, उपापचय खराब पदार्थों को बाहर करता है। तीनों ही सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वृक्क केवल उत्सर्जी अंग नहीं है बल्कि समावयता अंग है, जिसका मतलब शरीर के द्रव्य को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, उपापचय के दौरान खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग है गुर्दा। क्या है? गुर्दा, किडनी। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग गुर्दा, किडनी है। किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकालना है। इसके अतिरिक्त किडनी मानव शरीर में सॉल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ठीक है। येलो कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। शरीर में यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण होता है। पित्त एक पाचक द्रव है जो यकृत द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा उत्सर्जित, यानी कोलेस्ट्रॉल किससे होता है? लीवर से, जब हम ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं उसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करने का साथ ही सूरज की रोशनी को विटामिन डी में बदलने में मदद करता है। शरीर में इसका स्तर अधिक होने पर यह खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वो सक्रिय हो जाती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लसिका एक अंतःस्रावी द्रव है जो मानव की कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, तो क्या है? यूरोक्रोम वर्णक। ठीक। 57, शरीर की सतह से स्वेद यानी पसीना बहना, उसके द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, शरीर की सतह से स्वेद यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है।
पसीने के ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड में गड़बड़ी, तनाव, धूम्रपान, मोटापा, कैफीन युक्त चीज़ों एवं मसालेदार भोजन के अधिक सेवन से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों। स्तनधारी प्राणियों में स्वेदन यानी कि जो पसीना निकलता है उसकी क्रिया को मुख्यतः शारीरिक जल के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए होता है। स्वेद शरीर की त्वचा की ग्रंथियों से निकलने वाला तरल है जिसमें विभिन्न अपशिष्ट क्लोराइडों का जलीय मिश्रण होता है। स्वेदन की क्रिया हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। शरीर में यूरिया बनती है ऑर्निथिन चक्र से। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जो जल में अतिविलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से लिवर में बनती है जो कि किडनी यानी कि गुर्दे द्वारा स्रावित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में कितना पेशाब करता है, यानी कितना टॉयलेट आ सकता है उसको? 1.5 लीटर। ठीक है, इसका पीएच मान 4.5 से 8.6 के बीच होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 66%, देख सकते हो। 65 से 75 भाग जल होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। किस पर? ये पड़ता है आपकी किडनी पर। गुर्दे पर सर्वाधिक प्रभाव लंबे समय तक उपवास रखने पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो नाइट्रोजन से संयुक्त होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह वगैरह। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। डी, ये वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखो, एक गलत है, दूसरा सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्तनीय है यानी जो मैमल्स हैं, श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है लेकिन हीमोसाइनिन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो गलत हो गया। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं में ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं दोस्तों। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो श्वास की गति तेज होती है। इसका प्रमुख कारण है जब मनुष्य लगातार कार्य करता है, दौड़ता है, तो ऑक्सीजन की कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाती, जिससे वह हाँफने लगता है। ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है जो सेल्स में, कोशिकाओं में, तो वह हाँफने लगता है तथा थकावट महसूस करता है और आराम करने के बाद पुनः वो स्वस्थ महसूस करता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, किसमें? एटीपी के रूप में। एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है इसको, और इसका उपयोग सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित एवं उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है? यह है नाइट्रोजन। श्वसन प्रक्रिया विधि में नाइट्रोजन गैस की सांद्रता प्रश्वसनित 79% और उच्छ्वसित 79% वायु में अपरिवर्तित रहती है। श्वसन में अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम से 21% और 0.003% होती है, जबकि उच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु की संख्या कितनी है? 0। ठीक। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, यह एल्वेलॉई जो है गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वेलॉई या वायु कोष्ठिका है। वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रैकिया नामक अंग में जाती है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रैकिया कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको ब्रोकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है, इसे एल्वेओली कहते हैं दोस्तों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? दोस्तों ये होती है 4%, अभी हमने देखा था। ठीक है, तंत्रिका था
बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम पे आते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता? सिर्फ मस्तिष्क ऐसा है जो आपका दर्द महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सुई चुभाने पर मानव के शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है, बल्कि इसे मात्र यह नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ घटना हुई है, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती वो कॉर्निया है, जिसमें क्या होता है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती कॉर्निया में। आँख का से सामने वाले पारदर्शी कांच जैसे हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती। क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया की सतह पर आंसू एक महीन परत बनाकर रहते हैं और उसके पोषण के तत्व प्रदान करते हैं। कॉर्निया में अतिसूक्ष्म नसें यानी कि नर्व होती हैं और वे इससे शरीर के सबसे संवेदनशील भाग अंग तक बनाती हैं। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? यह नेत्र श्लेष्मा। आँख के ऊपर और नीचे के पलकों के भीतर भाग एवं आँख के सामने के भाग में पुतली को छोड़कर एक पतली श्लेष्मा जली रहती है। इसे नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा कहते हैं। यह भारी कचरे से नेत्र की सुरक्षा करती है। इसमें संक्रमण होने से सूजन, लालिमा, जलन इत्यादि लक्षण जैसे दिखते हैं, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मनुष्य की आंख में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है दोस्तों? यह कौन सेल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हो आप, डायरेक्ट जूलॉजी के क्वेश्चन है तो ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। किसके द्वारा होती है? कशेरुकी जीवों में दृष्टिपटल आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। इसमें प्रकाश को ग्रहण करने के लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव नेत्रों में रंग और प्रकाश की अनुभूति केवल कौन सेल द्वारा होती है? रॉड सेल से अंधेरे की अनुभूति होती है। रॉड सेल से किसकी होती है? इससे अंधेरे की अनुभूति। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रण प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, जठरांत संबंधी मार्ग के विनियमन, नींद, जागना, पानी और नमक, वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में संस्थिति को बनाए रखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? ये दोस्तों हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित हैं। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम व डायनसिफेलाइन में बटा है। सेरिब्रम चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी, स्मरण शक्ति का केंद्र है। क्या है? सेरिब्रम। ईईजी से, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? मस्तिष्क। यह इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है ईईजी, जिसे बिना मस्तिष्क के भेदे मस्तिष्क के विभिन्न रोगों का ज्ञान हो सकता है, जैसे मिर्गी, मस्तिष्क के संक्रामक रोग, मस्तिष्क की टीबी, मस्तिष्क का कैंसर, मस्तिष्क के कृमि रोग इत्यादि। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग मस्तिष्क है। सबसे अधिक प्रभाव आँख पर पड़ता है, इसके बाद हृदय, आंत आदि अंगों पर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आँख, उसके बाद होता है हृदय, आंत आदि अंगों पर। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम होता है मस्तिष्क। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के फिल्म भाग से तुलना की जा सकती है। रेटिना तंत्र को भीतरी तंत्र का स्तर है। यह अनेक परतों का बना होता है जिनकी रचना तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, शलाकाओं और शंकुओं से बनती है। दृष्टि शलाकाएं रोड्स मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। इसके विपरीत दृष्टि शंकु कोन्स तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभाव है? वह है आँख, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। आँख एक ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरणों से प्रभावित होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर की स्थिति के लिए, तीनों चीज़ों के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर की संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोन द्वारा नियंत्रण करती हैं, इन सभी को नियंत्रण संदेश भेजने का कार्य मस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऊपर भी बताया है।
मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, हृदय गति का नियंत्रण तथा मानव व्यवहार को भी नियंत्रण में रखता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? चिकित्सा की शाखा और मानव अंग। देखो, न्यूरोलॉजी तंत्र का तंत्र से रिलेटेड है। देखो, कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, गैस्ट्रोलॉजी का संबंध पेट और आंत से है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूरोलॉजी का संबंध मूत्र से है, मलमूत्र से मानी मूत्र तंत्र से है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंकाल, स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है? यह आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। लैक्टिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा जमा हो जाने के कारण पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता, इसी को थकावट कहते हैं। जब विश्राम किया जाता है तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिससे थकावट समाप्त हो जाती है। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। स्टपीज नामक क्या है? एक अस्थि। स्टपीज एक अस्थि है जो मध्य कान में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह इनकस तथा फेनेस्ट्रा ओवलिस को जोड़ती है। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? ये सोडियम की जरूरत नहीं है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस की होती है। सोडियम की आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है। शरीर में स्वस्थ अस्थियों के निर्माण एवं विकास हेतु तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम है जैसे फास्फोरस, विटामिन डी और मैग्नीशियम पाया जाता है। सोडियम की कोई नीड नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? दिस इज चर्वणक, यानी कि कृतंक, कृतंक, इंसीजर, अग्रचर्वणक, प्रोमोलर, चर्वणक, मोलर, रक्तदंतक में मोलर, इसको विजडम टीथ कहा जाता है दोस्तों। चर्वणक जो दंत हैं, चर्वणक जिन्हें बोलते हैं यानी मोलर, 17 से 25 वर्ष की आयु के मध्य उत्पन्न होते हैं, इन्हें स्थायी दंत कहते हैं। किसको? मोलर को। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? जैसा कि देखा, लैक्टिकम। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती हैं और इनका संकुचन के फलस्वरूप गतिविधियां होती हैं, तो इसलिए थकान भी हो जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं। हमारे शरीर में अस्थितंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियां से निर्मित होता है। पेशियां पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं। यह एक संकुचनशील ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतु के रूप में होती हैं। मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं, जिसकी सर्वाधिक पेशियां पीठ में होती हैं। कहाँ होती हैं? पीठ। 180 पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण है? वह है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियां अंडे के छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तल कैल्शियम है। कैल्शियम फास्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? यह है स्टपीज। कान के अंदर पाई जाने वाली स्टपीज सबसे छोटी, जबकि फीमर मानव शरीर की सबसे जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। वोमर फेशियल में पाई जाती है, जबकि मेलियस और इनकंस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डी है, जो स्टपीज से बड़ी होती हैं। कान में कुल मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं, जिनका क्रम मेलियस, इनकंस और स्टपीज है। प्रत्यस्थ यानी कि एलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु यानी लिगामेंट। जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, लिगामेंट। लिगामेंट एक तंतुमय संयोजी ऊतक होता है। यह अस्थियों के जॉइंट को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे मनुष्य के विभिन्न अंग आसानी से घूम पाते हैं। वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियाँ। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि जन्म के समय शिशु में लगभग 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं। वयस्क होने पर शरीर की 94 हड्डियाँ आपस में संगलित फ्यूज हो जाती है। अस्थियों में ओसिन तथा कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसिन और कोलेजन, जो कि इनमें पाया जाता है दोस्तों। देखो, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आगे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से आगे बताएंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट हो चुके हैं और करीब 50+ मिनट का क्वेश्चन 50+ मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है दोस्तों। और देखते रहिए और थोड़ा सा प्यार बनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।
आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना लाइक और ना ही शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा तो प्यार दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद।